खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इस सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं, हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। मतलब आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको निरंतरता बनाए रखना है। उसमें असफलता भी आएगी और उन असफलताओं से आपको सीख लेना है और इसी क्रम में आपको सफलता के लिए निरंतर आगे बढ़ना है। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आज के सेशन में हम लोग परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहां विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला एंजेला मार्केल, दूसरा व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा शशि थरूर, चौथा डॉक्टर सिंथिया। यहां जो सही हमारा विकल्प है मित्रों, यह सही होगा विकल्प नंबर ए, एंजेला मार्केल। अब एंजेला मार्केल से आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसका जो मुख्य कारण था कि एंजेला मार्केल ने शरणार्थियों के लिए अत्यधिक सम्मान और उनके लिए अत्यधिक कार्य किया। इसी कारण यूनेस्को ने इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। अगर हम बात करें एंजेला मार्केल की, तो यह पूर्व में ये चांसलर रही हैं। कहां की? जर्मनी की। चांसलर कौन रही हैं? एंजेला मार्केल। अगर हम बात करें यही जर्मनी के बारे में मित्रों, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज जो हैं, ये जर्मनी के वर्तमान में चांसलर हैं। अगर हम यही बात कर लें मित्रों व्लादिमीर जेलेंस्की की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं और यूक्रेन की राजधानी क्या है मित्रों? कीव है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? नीपर नदी के तट पर स्थित है। और हाल ही में लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें मित्रों शशि थरूर जी के बारे में, तो ये भारतीय राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक राइटर भी हैं और इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें डॉक्टर सिंथिया के बारे में, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यही विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में, तो यह किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो FAO के द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें यहीं पर FAO का मुख्यालय कहां है? तो इटली की राजधानी जो रोम है, यहां पर FAO का मुख्यालय स्थित है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 2022 का खाद्य पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर सिंथिया को। अगर 2021 की बात करें, तो डॉक्टर शकुंतला
हरक सिंह, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को 2021 का खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2020 की बात करें तो डॉक्टर रतन लाल जी को सम्मानित किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को सम्मानित किया गया था, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आइए हम लोग कुछ अगला प्रश्न देखें। यहां देखिए एंजेला मार्केल का पिक्चर दिखाया गया है और ये पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं। अगर हम बात करें हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट जो हैं ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करें हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, कौन है? तो यार लैपिड जो हैं ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें फिलीपींस के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, कौन है? तो फार्डिनेस मार्कोस जूनियर हैं, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात कर लें यहीं हाल जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो कसीदो जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम यही बात कर लें हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के रूप में, तो दिनेश गुणवर्धने जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देख लें। हाल ही में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट की प्रतियोगिता किस शहर में आरंभ किया जाएगा? अब यहाँ देखिए पहला दिया गया अहमदाबाद, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा मेघालय, चौथा दिया गया चेन्नई। यहाँ जो सही विकल्प हमारा मित्रों, ये विकल्प नंबर भी सही होगा। गुवाहाटी में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अब इस जूडो टूर्नामेंट का भारत में 4 अन्य स्थलों पर इसका भी आयोजन किया जाएगा और इसके जो समय हैं ये अलग अलग समयों पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम बात कर लें यहीं खेलो इंडिया से संबंधित, तो हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया गया था? तो हरियाणा के पंचकुला में किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर धाकड़ था। और अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? तो ये कर्नाटक में किया गया और इसका शुभंकर जो था वो बीरा था। अब यहां बात हो रही है गुवाहाटी की मित्रों, तो गुवाहाटी किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। अब असम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें भारत में पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था? तो डिगबोई जो कहां है? असम राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें भारत का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन है? देहिंग पटकोई जो है वन्यजीव अभयारण्य, ये भारत का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य है। अगर हम बात करें असम राज्य में कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें यही अहमदाबाद और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जिनको विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों की सूची में भारत के 2 शहर कौन चुने गए थे? तो अहमदाबाद और केरल चुने गए थे। अगर हम चेन्नई के बारे में बात करें मित्रों, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर थुम्बी था। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब जो 4 स्थल होने हैं उनको हम देख लें भारत के, जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र गुवाहाटी असम,
यह है उत्तर जो कि आपका प्रश्न था। दूसरा वीकेएन मेनन स्टेडियम त्रिशूर केरल में होगा, और तीसरा पेस्टल वुड स्कूल देहरादून उत्तराखंड में होगा। चौथा सरदार पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुजरात। ये 4 स्थल हैं जहां पर जूडो टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस संगठन के कार्यकारी निदेशक के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है? यहां देखिए, पहला है WTO, दूसरा IMF, तीसरा विश्व बैंक, चौथा यूनेस्को। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम बात करें कि जुड़वा बहनों के रूप में निम्न में से किन संगठनों को जाना जाता है, तो IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। और इनकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था बेटन वुड समझौते के आधार पे। और इनका मुख्यालय कहां है? यूएसए के राजधानी जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण आपके संगठन है मित्रों, जो कि परीक्षाओं में लगातार बने रहते हैं। अगर उनको हम रिवाइज कर ले तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए यहां कुछ दिए गए हैं संगठन, जैसे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएनओ के नाम से जाना जाता है। इनके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। ये कहां के संबंधित है? पुर्तगाल के। अगर उप महासचिव की बात करें तो अमीना जे मोहम्मद है, ये नाइजीरिया से संबंधित है। अगर हम बात करें 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन अध्यक्ष होंगे, तो अब्दुल्ला शाहिद होंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये किसके सहयोग से नियुक्त किए गए हैं? भारत के सहयोग से नियुक्त किए गए हैं। मालदीव से संबंधित है, मालदीव के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है महासचिव अंकटाड, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली अध्यक्षा महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पैन। ये किस देश की है? कोस्टारिका की है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है, जो कि कोस्टारिका से संबंधित है। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो आंद्रे अजोले हैं, और ये फ्रांस से संबंधित हैं। बात करें यूनिसेफ की तो कैथरीन रेसेल हैं, अमेरिका के संबंधित हैं। और महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, टेड्रोस अधानोम गब्रेसस हैं। अगर हम बात करें दक्षिण सार्क के महासचिव कौन है, तो ये इसाला रूबेन वीरकुन हैं, जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं। और महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO नाकोंजी ओकोंजा इवेला, इनको भी आपको याद रखना है। और लगातार परीक्षाओं में यह प्रश्न बना हुआ है कि WTO की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नाकोंजी ओकोंजो इवेला को नियुक्त किया गया है। ये किस देश की हैं? नाइजीरिया से इनका संबंध है। साथ ही साथ रेबेका ग्रीनस्पैन को याद रखना है, ये अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? पहला दिया गया नमिता गोखले, दूसरा सर रामदरस मिश्रा, तीसरा असगर वजाहत, चौथा दया प्रकाश सिन्हा। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों, यह होगा विकल्प नंबर सी, असगर वजाहत को 31वां क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, 31वां व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। अब यहां ध्यान देना है कि यह किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, तो के विड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। अगर हम बात करें ये कब से प्रारंभ किया गया, तो 1991 से यह प्रारंभ किया गया था। और पहला राम विलास शर्मा जी को यह पहला सम्मान से सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं जो कि हम देख लें, हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो 1954 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ किया गया और पहला जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहां 56वां 57वां क्रम आपको याद रखना है। 56वां किसे दिया गया, दामोदर माउजो को दिया गया, जबकि 57वां नीलमणि फूकन को दिया गया। अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की तो 31वां रामदरस मिश्रा को दिया गया और 30वां शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था। दादा साहब फाल्के की बात करें तो 51वां रजनीकांत जी को दिया गया, 50वां अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। बिहारी पुरस्कार की बात करें 29वां डॉक्टर एदान सिंह को दिया गया था और 30वां मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। अगर हम बात करें यहां अंतरराष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया था, तो डेविड डायोक को। और जबकि पहली भारतीय 2022 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार।
आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला हमारा है डॉक्टर सतीश रेड्डी, दूसरा है शोभनाथ, तीसरा है डॉक्टर समीर वी कामत, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही विकल्प है मित्रों, यह विकल्प सही होगा डॉक्टर समीर वी कामत। इनको डीआरडीओ का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब यहां ध्यान रखना है मित्रों कि ये किसका स्थान लेंगे? तो ये डॉक्टर सतीश रेड्डी जी का स्थान लेंगे। अब डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की मित्रों तो 1 जनवरी 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात कर लें यहां पर शोभनाथ जी से संबंधित तो इसरो जो है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? बंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर शोभनाथ जी हैं। और इसके पहले प्रमुख कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे और इन्हीं को भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और अगर हम रियलाइज कर दें कि हाल ही में PSLV C52 EOS 04 चर्चा में रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 का पहला प्रक्षेपण था। यह किसके द्वारा? PSLV C52 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 इसका सफल परीक्षण 14 फरवरी को किया गया था। अगर हम बात करें PSLV C53 यह भी चर्चा में रहा। आपको ध्यान रखना है सिंगापुर के 3 उपग्रहों को किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV C53 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। हाल ही में इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SSLV का प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो छोटे उपग्रह हैं उनका सफल परीक्षण करना SSLV का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें GSAT 24 तो एरियन 5 के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया कोरू के फ्रेंच गुयाना से। आइए इसी क्रम में यहां देखिए डीआरडीओ का आपको पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम जो है इसका ध्येय वाक्य है। और नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका पिक्चर आपको दिखाई जाने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में आइए अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कन्नौज को इत्र स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई? पहला है उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा मित्रों उत्तर नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश का शहर है कन्नौज। कन्नौज को पहले कान्य कुब्ज के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें कन्नौज उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्नौज में इत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मेले के आयोजन किए जाने की घोषणा की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां उत्तर प्रदेश से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल ऐसे हैं जो उपनामों के नाम से जाने जाते हैं या एक जिला एक उत्पाद के जो उत्पादन वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के नाम से जाने जाते हैं। अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो देखिए यहां कुछ दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में टाई सिटी या वेब सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो ग्रेटर नोएडा को टाई सिटी या वेब सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी तो कानपुर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। जीसी सिटी के नाम में लखनऊ को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में नोएडा और आगरा को जाना जाता है। निकिडा सिटी के रूप में कानपुर को, टोनिका सिटी के रूप में कानपुर को और गाजियाबाद को, जबकि हेरिटेज सिटी के रूप में वाराणसी और आगरा को जाना जाता है। साइंस सिटी के रूप में लखनऊ को जाना जाता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और विगत परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा
अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आप सभी लोगों को ये क्रम में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि निरंतर आप अपना प्रयास करते रहेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया है भगवंत अनमोल, दूसरा दिया गया है मिहिर वत्स, और तीसरा दिया गया है श्रुति कानेटकर, और चौथा दिया गया है मकसूद आफाक। यहां जो हमारा सही होगा ये होगा विकल्प नंबर ए, भगवंत अनमोल को साहित्य युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। और किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में इनको यह पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 22 लोगों को दिया गया है। जबकि साहित्य बाल पुरस्कार की बात करें तो यह 23 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर साहित्य अकादमी युवा दिया गया है तो यहां भगवंत अनमोल होगा जो कि हिंदी के लिए, और अगर हम अंग्रेजी के लिए बात करें तो मिहिर वत्स, ये अंग्रेजी के लिए इनको दिया गया है। और अगर हम बात करें संस्कृत के लिए तो संस्कृत के लिए श्रुति नाटिकर को दिया गया। और अगर हम बात करें उर्दू भाषा के लिए तो मकसूद आफाक को साहित्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी आपको ध्यान रखना है 2022 के लिए। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की तो नमिता गोखले जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के लिए। और अगर हम उर्दू भाषा की बात करें तो चंद्रभान ख्याल जी को दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। यहां देखिए इनके पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के साथ भारत के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किया गया? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है मिस्र, चौथा है सऊदी अरब। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मिस्र और भारत के साथ 75 वर्ष पूरे हो गए मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर। पहली बार 1955 में मैत्री संबंध के रूप में हस्ताक्षर ज्ञापन हुआ था और ये 75 वर्ष पूरे हो गए। अगर हम बात कर लें यही मिस्र की राजधानी क्या है? तो मिस्र की राजधानी जो है ये काहिरा है। आपको यह प्रश्न याद रखना है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मिस्र में किया जाएगा। 26 का कहां किया गया था? ग्लासगो में किया गया था। अगर हम बात करें नील नदी का उद्गम, नील नदी कहां से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। और मिस्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मिस्र की सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया झील है। नील नदी सूडान की राजधानी खार्तून में नीली नील और श्वेत नील मिलके नील नदी के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात कर लें बांग्लादेश के बारे में तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। अगर हम सऊदी अरब के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी रियाद है। आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद सैफ को नियुक्त किया गया है। ये किस देश के हैं? तो ये मिस्र देश से संबंधित हैं। आइए यहां देखें, पिरामिडों का शहर किसे कहा जाता है? तो मिस्र को पिरामिडों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हाल ही में विक्रम दोराई स्वामी को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो यहां देखिए, पहला है अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी, चौथा स्विट्जरलैंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, यह विकल्प नंबर बी सही होगा। यूनाइटेड किंगडम के
उच्चायुक्त के रूप में भारत के तरफ से नियुक्त किसे किया गया है? विक्रम दोराई स्वामी को। अब यहां पर कुछ नियुक्तियों से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा आपको याद रखना है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें यूपीएससी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या अध्यक्ष के रूप में, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें यहीं भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर जी जो हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अगर हम बात कर लें यहीं नीति आयोग के सीईओ के रूप में, तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। और उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से इनका दिखाने जाने की कोशिश की गई है। और अगला प्रश्न है और इस सेशन का लास्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए पहला दिया गया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया गया जर्मनी, तीसरा कनाडा, चौथा यूएसए। यहां जो सही हमारा विकल्प होगा जर्मनी के द्वारा पहला हाइड्रोजन से चलने वाली रेल को प्रारंभ किया गया है। अब यहां जर्मनी की राजधानी क्या है? तभी अगले प्रश्न में हमने बात किया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और ये किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के चांसलर कौन है? तो ओलाफ सोल्ज जो हैं यहाँ के चांसलर हैं। अगर हम बात कर लें यहीं हाइड्रोजन से, तो भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भविष्य के ईंधन के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। हाल ही में भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली बस का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। कहां से किया गया? पुणे से किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारत 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने के लिए उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर चल रहा है। इसी क्रम में इस सेशन के जो लास्ट 10 प्रश्न थे वो हम लोगों ने देख लिया। और आपसे लास्ट में यही कहना है कि अगर चैनल के माध्यम से दिया गया ये जो आपका दैनिक समसामयिकी की सीरीज है आपको पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।